हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका एमपीटी चैनल पे। दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने नील्स बोर के परमाणु मॉडल की प्रमुख अभिकल्पनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। और इससे जो भी मैंने पहली वीडियो बनाई है उसके बारे में अल्पकण मैंने इसकी रदरफोर्ड के अल्पकणों का प्रकीर्णन और जे थॉमसन का प्लम्परिंग मॉडल के बारे में आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दी है। तो दोस्तों, यदि आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप हमारे चैनल एमपीटी पे नए हो तो कृपया करके एमपीटी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वार्षिक पेपर में 3-4 बार आ चुका है और ये 3-4 नंबर आपको दे के जाता है। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लें। हमारा क्वेश्चन है कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियाँ लिखिए या फिर सीमाएँ लिखिए। तो दोस्तों, हम नील्स बोर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो नील्स बोर ने 1922 यानी कि 1922 में नील्स बोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। तो पढ़ते हैं इनकी कुछ कमियां। ये सबसे पहले जे थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया, उसके बाद रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल दिया, उसमें भी कुछ कमियां रहीं। और नील्स बोर ने भी अपना मॉडल दिया तथा उसमें भी कुछ कमियां रहीं, जिनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको जो पिछली वाली वीडियो की लिंक मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं, जाके देख सकते हैं। तो पढ़ते हैं इसकी प्रमुख कमियां क्या रही हैं। कि इस मॉडल द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, आयनित हीलियम, 2 आयनित लिथियम आदि के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है वो मैं मतलब आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मीन्स बता देता हूँ। केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु यानी कि जिन परमाणुओं में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है उन्हीं की व्याख्या यहाँ पे की गई है। और जिन परमाणुओं में 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या यहाँ पे इस मॉडल द्वारा नहीं की जा सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन में तो एक रहता है, आपको पता है, और 2 आयनित मतलब कि आयनित हीलियम यानी कि हीलियम में तो 2 रहते हैं। इसका मतलब है कि आयनित, यहाँ आपको बता देता हूँ इस पैड पे, ये रहता है हीलियम। हीलियम में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, परंतु यहाँ पे लिखा है कि आयनित, यानी कि यहाँ पे धन लग रहा है, यानी कि हीलियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को अन्य को दान दे दिया, इसलिए यहाँ पे लग गया धन, यानी कि ये आयनित हीलियम हो गया। और लिथियम पे लिख रहा है कि 2 आयनित लिथियम, यानी कि इस पर 2 धन लग गए। भैंस के पास रहते जैसे 3, लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसके पास 1 बचेगा, इसके पास 1 हो गया, और इसका भी 1 चला गया तो इसके पास 1। तो इनमें कितने परमाणु रह गए, मतलब कि इस परमाणु में कितने रह गए इलेक्ट्रॉन, 1-1 इलेक्ट्रॉन रह गए इन दोनों में। तो इनकी व्याख्या वो आसानी से कर सकता है। तो इसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो नंबर 2 पढ़ेंगे हम। नंबर 2 पढ़ेंगे दोस्तों, आराम से पढ़ते चलें, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको समझने आना चाहिए। कि जब स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अध्ययन उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से की जाती है। अब यहाँ पे स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? तो स्पेक्ट्रोग्राफ वो चीज़ रहती है जिसे हम किसी भी वस्तु को जूम करके देख सकते हैं। जैसे कि यदि हमें अंतरिक्ष में कुछ वस्तु मतलब कि कुछ तारे वगैरह देखने हैं तो उसके लिए एक अलग से चीज़ आती है, उसका नाम रहता है उसका नाम रहता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की मदद से हम यहाँ पे अंतरिक्ष के तारे या फिर ब्रह्मांड के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं टेलीस्कोप की जगह। और यहाँ पे रहता है स्पेक्ट्रोग्राफ, यानी कि स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से हम स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अध्ययन कर सकते हैं। जब नील्स बोर ने उच्च विभेदन वाले यानी कि जो अधिक जूम करके देख सकता है उसे लिया, मतलब स्पेक्ट्रोग्राफ को लिया, तथा उसने यह पता किया कि प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा पास पास स्थित कई रेखाओं से मिलकर बनी रहती है। जैसे कि एक इसकी ये मुख्य रेखा है, जैसे कि एक इसकी मुख्य रेखा है। अब जब उसने ये इसको जूम करके देखा तो इसे पता चला कि ये वाली रेखा अत्यंत छोटी छोटी पास यानी कि अत्यंत छोटी छोटी पास स्थित कई रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि यहाँ पर 4-5 रेखाएं हो चुकी हैं तथा इन 4-5 रेखाओं से मिलकर ये वाली मुख्य रेखा बनी है। तो इसके बारे में यहाँ पे इसने ये जानकारी दी। उसके बाद ये पॉइंट भी इसी में प्लस है दोस्तों, ये वाला, कि इस मॉडल द्वारा इन रेखाओं की उत्पत्ति के कारण की व्याख्या भी इसने नहीं कर पाई। मतलब कि ये रेखाएं किस प्रकार से उत्पन्न हुई, इनकी व्याख्या भी इसने यहाँ पे नहीं की। नंबर 3 पे देखते हैं कि कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता अधिक और कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता कम होती है।
इस मॉडल के द्वारा इस तथ्य की भी व्याख्या नहीं की जा सकती। मतलब कि कुछ स्पेक्ट्रम रेखाओं की व्याख्या अधिक क्यों होती है, मतलब कुछ स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता अधिक तथा कुछ की कम, ऐसा क्यों होता है, इस मॉडल द्वारा इसकी व्याख्या भी नील्स बोर ने नहीं की। पढ़ते हैं नंबर 4 कि इस मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रम रेखाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव, जीवन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। मतलब कि इसके द्वारा जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं रहते हैं उन पर चुंबकीय प्रभाव किस प्रकार से काम करता है, उसकी व्याख्या भी नील्स बोर के परमाणु मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकती। तो इसी प्रकार से इसकी कुछ कमियां यहाँ पे दी गई हैं। नंबर 5 पे देखते हैं कि इस मॉडल द्वारा प्राप्त रिडबर्ग नियतांक का मान प्रायोगिक मान से सदैव भिन्न होता है। जो रिडबर्ग नियतांक का मान रहता है वो हम आपको बता देते हैं, वो रहता है 1.097 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर। इस प्रकार रहता है रिडबर्ग नियतांक का मान। परंतु जब उसने ये प्रयोग करके देखा तो प्रायोगिक मान सदैव भिन्न होता है, तो वो रिडबर्ग नियतांक से मैच नहीं खाता। मतलब कि इसका मान कुछ, जो वो प्रयोग करता है उसका मान कुछ अलग रहता है और रिडबर्ग नियतांक का मान कुछ यहाँ पे अलग रहता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें तथा हमारे चैनल एमपीटीज को सब्सक्राइब करें और जिससे और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।